तो डियर स्टूडेंट्स, इस फ्लूइड मैकेनिक्स लेक्चर 5 में हम लेक्चर 4 के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। लेक्चर 4 में हमने डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लूइड मोशन देखा था। तो फ्लूइड के मोशन को डिस्क्राइब करने के दो तरीके हैं, लैग्रेंजियन मेथड और आइलेरियन मेथड। और उसके बाद हमने मटेरियल डेरिवेटिव डिफाइन किया था। मटेरियल डेरिवेटिव में दो टर्म होते हैं, एक तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो मटेरियल डेरिवेटिव के लिए एक्सप्रेशन है वो इस तरीके से था। तो इसमें दो एक्सप्रेशन थे, एक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के साथ जो चेंज होगा, और दूसरा डिस्टेंस के साथ जो चेंज होगा वो यहाँ पे है। जगह बदलने से जो चेंज आएगा और समय बदलने से जो चेंज आएगा वो इसमें बताया गया है मटेरियल डेरिवेटिव में। तो ये जो है हमने देखा था, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में मटेरियल डेरिवेटिव के लिए एक्सप्रेशन है। तो क्या होगा ये, इसको अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्सपेंड करेंगे, अगर हम वेलोसिटी के कंपोनेंट्स u v w लें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम चल रहे हैं, i j k यूनिट वेक्टर है, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये जो एक्सप्रेशन होता है, ये डेल डेरिवेटिव जो है, डेल ऑपरेटर जो है, इसके लिए एक्सप्रेशन होता है। ये आप जानते हैं। ये एक्सप्रेशन होता है। तो इसका जब डॉट प्रोडक्ट हम लेंगे इसके साथ, तो आपको मिलेगा u v w। तो ये जो मटेरियल डेरिवेटिव के लिए एक्सप्रेशन है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वो ये है। इसी तरीके से सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी हम देखना चाहते हैं कि ये एक्सप्रेशंस किस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। तो इससे पहले हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन कर देना चाहते हैं एक बार। इसको एक बार आप जो है जल्दी से देख लीजिए। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है, जिसमें हम किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट r, थीटा, z लेते हैं, और ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये जो पॉइंट है, वो एक सिलेंड्रिकल सरफेस पर लिया जाता है। और सिलेंडर जो है सर्कुलर सिलेंडर होता है, जिसका क्रॉस सेक्शन एक सर्किल होगा। तो माना कि ये सिलेंडर है और इसके ऊपर कोई पॉइंट है r, थीटा, z, जिसके कोऑर्डिनेट है, मान लीजिए पॉइंट P है। तो इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ रिलेशन किस तरीके से है ये देखिए। तो मान लीजिए कि ये z एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, इस तरीके से मान लीजिए, और ये ओरिजिन है। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट r, थीटा, z क्या रिप्रेजेंट करते हैं? r जो है इस सिलेंडर का जो है रेडियस रिप्रेजेंट करता है, यानी इसकी ये जो भी पॉइंट है, ये सरफेस पर पॉइंट है, और इसका इस z एक्सिस से जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको ये r है, ये r है। और थीटा z क्या है? ये z एक्सिस पर इसकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो z है। वो r हो गया, z हो गया। थीटा क्या है? थीटा ऐसे डिफाइंड है कि इस पॉइंट का जो है प्रोजेक्शन लेते हैं एक्स वाई प्लेन पे। तो ये चूंकि सरफेस पे पॉइंट है, इस सरफेस के ऊपर पॉइंट है,
तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा वो यहाँ कहीं ऐसे मिलेगा, इस पे मिलेगा। प्रोजेक्शन मान लीजिए P डैश है, तो ये x एक्सिस से OP डैश जो लाइन है वो थीटा एंगल बनाता है x एक्सिस के साथ। तो यहाँ पे थीटा ऐसे डिफाइंड है। ओके, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट r, थीटा, z जो है वो इस तरीके से डिफाइंड। r इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, थीटा इज दिस एंगल एंड z इज दिस डिस्टेंस। तो ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरीके से, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरीके से डिफाइन है। r, थीटा, z इस तरीके से डिफाइन है। अब हम देखना चाहते हैं कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे डिफाइंड है। देखिए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे डिफाइंड है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है किसी स्फेरिकल सरफेस के ऊपर डिफाइन करते हैं। मान लीजिए कि ये जो है कोई स्फेयर है, ये जो है स्फेयर है और हेमीस्फेयर ले रहे हैं, हाफ स्फेयर, और suppose this is z एक्सिस। ये कार्टेशियन से इसको रिलेशन डिफाइन करने के लिए ले रहे हैं। ये मान लीजिए है y एक्सिस और ये मान लीजिए है x एक्सिस। तो स्फेयर के ऊपर मान लीजिए कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट है r, थीटा, फाई। r, थीटा, फाई क्या है बस यही आपको जानना है। r इज द रेडियस ऑफ स्फेयर, तो ये इसके सेंटर से जो डिस्टेंस होगी, सेंटर ओरिजिन पे ले लेते हैं, ये r होगा। और ये जो लाइन है OP, ये z एक्सिस से जितना एंगल बनाएगी वो थीटा होगा, ये ध्यान रखिए। ठीक है, z एक्सिस से जो भी एंगल ये बनाएगा लाइन OP, वो थीटा होगा। तो इस तरीके से आप देख लीजिए पॉइंट, ये अगर इधर भी होगा, मान लीजिए कि यहाँ है कहीं पॉइंट P, तो भी ये जो है z एक्सिस से जो एंगल बनेगा वो थीटा होगा। और तो थीटा जब ये पॉइंट P अपर हाफ में होगा, स्फेयर के अपर हाफ में होगा, तो ये पॉइंट ऊपर ही होगा, चाहे यहाँ हो या कहीं पे भी हो। तो वो जो लाइन होगी x एक्सिस से जो एंगल बनाएगी वो आप देख सकते हैं कि वो 0 से π/2 हाफ होगी, 90 डिग्री होगी, पर ही मूव करेगा, ये एंगल 90 डिग्री वेरी करेगा। और जब हम लोअर स्फेयर में आ जाएंगे, कहीं मान लीजिए पॉइंट यहाँ है, तो ये जो z एक्सिस से एंगल बनाएगा, हम पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे तो
अगर हम यहाँ से एंगल मेज़र करना शुरू करते हैं तो ये यहाँ से मेज़र करना शुरू करते हैं तो ये 0 है यहाँ पे, फिर ये मान लीजिए थीटा है, यहाँ पे आएंगे तो ये π/2 हो जाएगा और बढ़ता जाएगा, और यहाँ आएंगे तो पाई हो जाएगा। तो ये जो एंगल है ये हमेशा 0 से पाई के बीच में रहेगा हमेशा, पॉइंट P कहीं भी हो। और फाई क्या है? जब इस पॉइंट P का XY प्लेन पर प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ये प्रोजेक्शन इस सर्किल पे आए ऐसा नहीं होगा। ये आप इमेजिन कर लीजिए, ये स्फीयर का सरफेस है, तो ये जाहिर सी बात है कि ये जो पॉइंट P है ये कहीं इससे अंदर की तरफ जाएगा, तो इसका जो प्रोजेक्शन है वो मान लीजिए P' है यहाँ पे। तो ये जो लाइन है OP, ये एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये फाई कहलाएगा। तो आप जानते हैं कि ये पॉइंट P जो है अगर इस पे वेरी करेगा, इस पे मूव करेगा, तो अकॉर्डिंगली ये एंगल चेंज होगा। तो ये 0 से लेकर के 2 पाई के बीच में हो सकता है, जैसे जैसे ये पॉइंट डायरेक्शन चेंज करेगा। तो फाई इज बिटवीन 0 to 2 पाई। अब ये जो है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो पाइप में फ्लो होगा उसको सिलेंड्रिकल सरफेस के अंदर फ्लो होगा, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करेंगे तो उस प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगी। और इसी तरीके से किसी पार्टिकल के अबाउट मोशन हो रहा है, वो पार्टिकल स्फेरिकल है, तो वहाँ पर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज़ करने से प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाती है। और ऐसे बहुत से फ्लो मिलते हैं। तो सभी तरह की इक्वेशन फ्लूइड मैकेनिक्स में, चाहे वो कंजर्वेशन ऑफ मास हो, चाहे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो, चाहे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो, इन तीनों ही कोऑर्डिनेट सिस्टम में उनके एक्सप्रेशन जानना जरूरी है, क्योंकि वो इस्तेमाल होते हैं। तो ये तो हो गया आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। बस आपको ये ध्यान रखना है कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो को पॉइंट होता है थीटा फाई, उसमें आर क्या है, थीटा क्या है, फाई क्या है। तो ये आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, या यूँ भी कह सकते हैं कि जो आर है पॉइंट की स्फीयर के सेंटर से डिस्टेंस है, और थीटा क्या है, जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा लाइन OP का, और फाई क्या है, ये जो प्रोजेक्शन है, मान लीजिए उसका फिट P' है, तो OP' एक्स एक्सिस के जो एंगल बनाएगा वो फाई है। ये जानना जरूरी है कि थीटा जो है वो 0 से पाई के बीच में है, और फाई जो है 0 से 2 पाई के बीच में है। कई जगह पे ये कोऑर्डिनेट्स जो हैं ऐसे भी लिखे मिलते हैं, आर फाई थीटा, तो उसमें ये बात बस खाली ध्यान रखना पड़ेगा। तब वहाँ पे ये जो फाई है वो थीटा की जगह ले लेगा और थीटा फाई की जगह ले लेगा। मतलब ये कि जो जिस एंगल को हम थीटा से डिनोट कर रहे हैं, वहाँ पर उस एंगल को उस करस्पॉन्डिंग ऑथर ने फाई से डिनोट किया है, इसको फाई कहा है वहाँ पे। तो उस स्थिति में फाई इज बिटवीन 0 एंड पाई, एंड थीटा इज बिटवीन 0 एंड 2 पाई। वहाँ पे थीटा ये एंगल होगा। तो ये अलग अलग किताबों में जो है अलग अलग तरीके से सिंबल यूज़ करते हैं। तो उसमें एक्सप्रेशन ऑब्वियसली जो है, मान लीजिए कोई इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो वहाँ सिलेंडर अगर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखा है, तो किसी बुक में हो सकता है थीटा की जगह फाई, फाई की जगह थीटा दिखे। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ नज़र ये डालनी पड़ेगी कि थीटा वहाँ पे क्या है और फाई क्या है।
तो ये बात हो गई सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की। अब पिछले लेक्चर में हमने आपको ये बताया था कि एक्सेलरेशन का जो है एक्सप्रेशन क्या होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन है जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, मटेरियल डेरिवेटिव यूज़ करेंगे। और ये एक्सप्रेशन फिर आप जानते हैं कि ये इस तरीके से मिलेगा। ये ऑपरेटर ध्यान रखिएगा, दिस इज क्यू डॉट डेल, और ये होगा। और अगर हम इसके कंपोनेंट्स लें यानी एक्स वाई जेड एक्सिस के लॉन्ग, तो वो हमने आपको बताए थे कि ए एक्स इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल टी प्लस ये जो एक्सप्रेशन है वो यू डेल बाई डेल एक्स, वी डेल बाई डेल वाई एंड डब्ल्यू डेल बाई डेल जेड। और एक्स एक्सिस के लॉन्ग का कंपोनेंट अगर लेंगे तो ये जो वेलोसिटी है ये, तो उसका ये u कंपोनेंट यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे u आ जाएगा सभी में। इसी तरीके से y एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट होगा उसमें v आ जाएगा, लेकिन ये जो ऑपरेटर है वो वही रहेगा, यानी ये इतनी चीज वही रहेगी और इसमें v आएगा यहाँ पे। एंड वी हैव component along z axis is this. ये होगा। तो these are the component of acceleration along x, y, z डायरेक्शन। ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स हैं एक्स वाई जेड एक्सिस के। और इन जनरल ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये जो मटेरियल के लिए जो एक्सप्रेशन होता है, ये मटेरियल डेरिवेटिव के लिए, ये जैसा कि हमने बताया कि ये जो d बाई डी टी, ये जो एक्सप्रेशन है मटेरियल डेरिवेटिव के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये एक्सप्रेशन में कुछ दूसरे टर्म्स होंगे। तो हम यहाँ पे बताना चाहते हैं आपको कि अगर एक्सेलरेशन को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना है तो वो क्या होगा। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आप जाएंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो हम आपको पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, ये सिलेंडर के सरफेस के ऊपर पॉइंट्स लिए जाते हैं इसमें। तो अगर यहाँ पे वेलोसिटी जो है मान लीजिए वी आर ई आर, वी थीटा ई थीटा, वी जेड ई जेड। अब ये जो हैं ये यूनिट वेक्टर्स हैं in the direction of r increasing, in the direction of theta increasing, and this unit vector in the direction of z increasing। एक खास बात जो आपको हम बताना भूल गए कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में, वो देख लीजिए कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर यूनिट वेक्टर्स लेने हो तो यूनिट वेक्टर वहाँ पे ई आर ई थीटा ई जेड लेते हैं, और इनकी डायरेक्शन क्या होती है ये जानना जरूरी है। ई आर इज इन द डायरेक्शन ऑफ आर इंक्रीजिंग। आर क्या होता है? आर अगर इस पॉइंट पे लेते हैं तो आर हमने जैसा कि बताया आपको आर इज दिस, और आर इंक्रीज इधर की तरफ करेगा, है ना। ये सरफेस जो है तो इधर की तरफ आर इंक्रीज करेगा। तो
ई आर पॉइंट पी पर इस डायरेक्शन में होगा। मैग्नीट्यूड हम यूनिट लेते हैं, यूनिट वेक्टर होगा ये। और ई थीटा इज इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा इंक्रीजिंग। तो थीटा क्या है, ये एंगल है, ऐसे मेजर करेंगे ऐसे, तो इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा इंक्रीजिंग। तो अगर इस पॉइंट पे हम है पी पर, अगर हम देख रहे हैं इन वेक्टर्स को, तो यहाँ पर थीटा के बढ़ने की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ देखिए, ये इसी को आप यहाँ पे ले जा सकते हैं, ऐसे ऐसे। तो थीटा के बढ़ने की दिशा ये होगी, तो मान लीजिए वो ऐसे है, ई थीटा, एंड ई जेड इन द डायरेक्शन ऑफ जेड इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर जेड ये डिस्टेंस है, आप जानते हैं ये डिस्टेंस, जेड इंक्रीज इधर करेगा, तो दिस इज ई जेड। और ये वेक्टर जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ये ठीक है। लेकिन ये बात ध्यान रखनी होगी कि इनकी जो डायरेक्शन है वो हर पॉइंट पे बदल जाती है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब हम यूनिट वेक्टर्स लेते हैं, इस पॉइंट पर लें तो आई जे के ये डायरेक्शन होगी, इस पॉइंट पर अगर जाएंगे तो भी ये डायरेक्शंस नहीं बदलेंगी, आई जे के इनकी डायरेक्शन है इन डायरेक्शन ऑफ एक्स इंक्रीजिंग, वाई इंक्रीजिंग एंड इन द डायरेक्शन ऑफ जेड इंक्रीजिंग, ठीक है। तो और किसी भी पॉइंट पे जाएं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएं, तो ये वेक्टर्स हैं आई जे के, ये बदलते नहीं, ना इनका मैग्नीट्यूड बदलता है, वो बनी रहेगा, और ना इनकी डायरेक्शन बदलेगी। डायरेक्शन आई जो है फिक्स है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही इसकी डायरेक्शन है, इसी तरह से जे की वाई एक्सिस के अलॉन्ग ही इसकी डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन नहीं बदलते। तो जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूनिट बेस वेक्टर्स हैं, इनको कहा जाता है यूनिट बेस वेक्टर्स। यूनिट इसलिए क्योंकि मैग्नीट्यूड 1 है, और बेस वेक्टर्स हैं क्योंकि किसी भी पॉइंट की डायरेक्शन इन्हीं के टर्म्स में बताई जाती है, तो ये बेस वेक्टर्स हुए। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो यूनिट बेस वेक्टर्स हैं आई जे के, दे आर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने में ये बदलते नहीं हैं। लेकिन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में मान लीजिए इस पॉइंट से आप इस पॉइंट पे चले गए कहीं इधर, तो जैसे ही आप इधर जाएंगे तो जो आर की डायरेक्शन है वो बदल जाएगी, तो ई आर यहाँ पे इस दिशा में हो जाएगा। इसी तरीके से थीटा की भी डायरेक्शन जो है, यहाँ देखिए जब हम इस पॉइंट पे आएंगे तो ये घूम करके ऐसे आएगा, कहीं ऐसे आएगा, तो इसके बढ़ने की दिशा अब ये होगी, तो ये ई थीटा होगा, और जेड तो खैर हमेशा सेम ही रहेगा, एक ही दिशा में रहेगा। तो ई जेड तो ठीक है, लेकिन एक ई जेड तो फिक्स है, लेकिन जो दूसरे वेक्टर्स हैं ई थीटा और ई आर, ये हर पॉइंट पर अपनी डायरेक्शन बदलते हैं। तो यहाँ पर जो बेस वेक्टर्स हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, दे आर नॉट कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं है, ये हर पॉइंट पर अपनी दिशा बदलते हैं, लेकिन है म्यूचुअली परपेंडिकुलर और मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन डायरेक्शन फिक्स नहीं है, हर पॉइंट पे डायरेक्शन बदल जाती है। इसी तरीके से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है उसमें भी ऐसा ही होता है। इसमें जो बेस वेक्टर्स हैं इनको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ई आर, ई थीटा, ई फाई। ई आर इज इन द डायरेक्शन ऑफ आर इंक्रीजिंग, आर जिसकी दिशा में आर बढ़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा इंक्रीजिंग एंड दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ फाई इंक्रीजिंग, ठीक है। तो ई आर इस पॉइंट पे किस दिशा में होगा, आर बढ़ने की दिशा में, ये आर है। ई थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा इंक्रीजिंग, थीटा इधर से आप अगर मेजर करते हैं तो नीचे की तरफ जाएगा। ई फाई
ई फाई, ये फाई है एंगल, इस दिशा में बढ़ेगा ऐसे। तो यहाँ पे अगर जाएंगे तो वो आप अंदाजन समझ लीजिए कि क्या होगा, ये उस दिशा में कहीं होगा, ठीक है, या ऐसे समझ लीजिए ई फाई। तो ई आर, ई थीटा एंड ई फाई आर इन द डायरेक्शन ऑफ आर इंक्रीजिंग, थीटा इंक्रीजिंग एंड फाई इंक्रीजिंग रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर भी वही बात है, मैग्नीट्यूड तो आप कुछ भी ले लीजिए वेक्टर का, उसको डिवाइड करके 1 बना सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्शन की जो बात है वो इम्पोर्टेंट है। तो डायरेक्शन यहाँ पर भी अगर इस पॉइंट से आप इस पॉइंट पे जाएंगे या किसी और पॉइंट पे जाएंगे तो फिर आर की डायरेक्शन अब इधर हो जाएगी, ई थीटा भी बदलेगा, ई फाई भी बदलेगा, यहाँ तीनों बदलेंगे। जबकि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ई जेड फिक्स रहता था, लेकिन यहाँ पे सब चेंज हो जाएंगे। तो ये वेक्टर जो है बेस वेक्टर्स, ये भी नॉट कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट नहीं है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के जो बेस वेक्टर हैं वो कांस्टेंट हैं, लेकिन सिलेंड्रिकल पोलर और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के जो बेस वेक्टर्स हैं वो कांस्टेंट नहीं है, ये खास बात है। तो हम देख रहे थे एक्सेलरेशन इन द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हमने वेलोसिटी के लिए ये एक्सप्रेशन लिया है, this is the component of velocity in the direction of r increasing, this is the component in the direction of theta increasing, and this is in the direction of z increasing. तो जो एक्सप्रेशन मिलता है, मान लीजिए एक्सेलरेशन a है और हमने लिखा इसको ऐसे है, ई आर, ई थीटा, ई जेड, ये डायरेक्शंस हो गई। तो ये जो जैसे यहाँ पे हमारे पास ये एक्सप्रेशंस थे, तो ये एक्सप्रेशंस तो यहाँ से सीधे सीधे हम डिराइव कर सकते देख सकते हैं, ऐसे है। लेकिन यहाँ पे हम डिराइव नहीं कर रहे हैं, हम एक्सप्रेशन आपको बता रहे हैं कि क्या आएंगे। कर सकते हैं डिराइव, जरूरत नहीं है, उसमें जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। अगर किसी को बहुत जानना हुआ तो किसी भी बुक से देख सकता है, हालांकि इतना सिंपल भी नहीं है। लेकिन टेंसर कोऑर्डिनेट्स में एक जनरल एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं और उसके बाद उनको कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ए आर इज ये हो गया। तो ए आर इज दिस एंड ए थीटा इज आर। ये एक्सप्रेशंस मिलेंगे। देखिए इसमें जो खास बात है जानने की, देखिए ये वाले टर्म तो सेम रहेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये टर्म वैसे ही मिलेंगे जैसे कार्टेशियन में मिलता है। ये जो एक्सप्रेशन है ये अलग अलग है, यहाँ से आप इसको नहीं लिख सकते, है ना। ये इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म दिखता है, इसके अलावा ये टर्म
डिवाइडेड बाई आर, ये अलग टर्म है। तो ये तो खैर जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें अगर आप इस डेल ऑपरेटर को देखेंगे तो वहाँ पे सिंपली ये देखने को मिलता है, वहाँ पे ये ऑपरेटर ये होता है, ठीक है। और वेलोसिटी के साथ अगर इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये भी कुछ नहीं है, यहाँ पे वी आर आएगा, यहाँ पे वी थीटा आएगा, यहाँ पे वी जेड आ जाएगा, इतना भी ठीक है। ये तो कॉमन मिलेगा आपको सभी टर्म में, इतना सभी में मिलेगा। और फिर ये जिस पे भी ऑपरेट होगा उस पर वैल्यू दे देगा, जैसे ये वी आर पे है, ये वी थीटा पे है, वी जेड पे है। लेकिन ये टर्म इसमें एक्स्ट्रा है जो कि यहाँ से आपको देखने को नहीं मिल सकते। अगर आप डेल का ऑपरेटर का वैल्यू कार्टेशियन में रखना भी चाहो इसके अंदर तो भी ये एक्सप्रेशन नहीं मिलेगा। तो ये जो है जो हमने यूज़ किया था, आपको ध्यान हो मटेरियल डेरिवेटिव जब हमने निकाला था तो मटेरियल डेरिवेटिव में एक पॉइंट से जब दूसरे पॉइंट पे हम गए थे और सपोज पी से क्यू, तो वहाँ पे हमने ये यूज़ किया था एक्स आई वाई जे, हम कार्टेशियन में ही उस काम को कर रहे थे। तो जो कुछ हमने किया था वो डेरिवेटिव कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही निकाला था। सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल पोलर के लिए अलग अलग एक्सप्रेशन मिलेंगे, तो उससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ कार्टेशियन और स्फेरिकल के एक्सप्रेशंस ज़रूरत होगी वो बता दिए जाएंगे, लेकिन उसको एज इट इज़ आपको यूज़ करना होगा। आप कार्टेशियन से वाले सिस्टम से इसको पाने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगी। कुछ टर्म्स एक्स्ट्रा आते हैं इसके अंदर सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल के अंदर जो कार्टेशियन में नहीं होते हैं, तो उससे कंपेयर करके लिखेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी, इसलिए आपको उसको अलग से ही देखना पड़ेगा। तो ये हो गया सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्सेलरेशन के लिए एक्सप्रेशन। इसी तरीके से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे आते हैं, आर थीटा फाई। इसमें जो इसके कंपोनेंट्स हैं ए आर, ई आर, ए थीटा, ए फाई, ई फाई, ये है। तो अब ये तो सिंपली लिखा जा सकता है कि ये डायरेक्शंस होंगी और उनके कंपोनेंट्स होंगे, लेकिन कंपोनेंट होंगे क्या? तो ए आर जो है होगा डेल वी आर। वी अगर जो वेलोसिटी है स्फेरिकल में उसको हम अगर ऐसे हम डिनोट करें ऐसे, तो ये जो मिलेगा आर के डायरेक्शन में कंपोनेंट यानी ई आर के डायरेक्शन में कंपोनेंट वो ये होगा। ये एक्सप्रेशन मिलेगा थीटा के डायरेक्शन में, ई थीटा के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का ये कंपोनेंट मिलेगा। और इसी तरीके से ए फाई की डायरेक्शन में ये कंपोनेंट मिलेगा।
इसका हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, आप समझिए केवल। तो इसमें भी आप देखेंगे, देखिए ये कंपोनेंट जो टाइम वाला है ये सब में ऐसे ही मिलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके साथ कोई एक्स्ट्रा टर्म नहीं। लेकिन जो आगे के टर्म है, एक कन्वेक्टिव टर्म जो है, यानी इस जगह बदलने से जो एक्सप्रेशन मिलेगा, उसमें ये इतना शुरू वाला तो कॉमन रहेगा, ये टर्म तो बदलेगा ही, जिस पे ऑपरेट करेंगे उस पे जाएगा, लेकिन ये इतना कॉमन रहेगा सभी में। लेकिन ये जो टर्म है, जैसे आर की डायरेक्शन वाले कंपोनेंट में ये टर्म मिलेगा, और थीटा वाले में ये दोनों टर्म मिलेंगे, फाई वाले में ये दोनों टर्म मिलेंगे, तो ये ध्यान रखने की चीज है। कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा टर्म्स, एक्सप्रेशंस याद रखना इतना आसान नहीं है, लेकिन इतना कठिन भी नहीं है, और आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो कोई मुश्किल भी नहीं है, इतने टर्म में तो कहीं प्रॉब्लम नहीं है, खाली इतना इतना जानना पड़ेगा क्या है, वो भी आप आसानी से समझ सकते हैं, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। और थीटा जैसा कि हमने बताया था, इज बिटवीन 0 एंड पाई, एंड फाई इज बिटवीन 0 एंड 2 पाई। ये जो है एक्सेलरेशन कंपोनेंट है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो हम आगे बढ़ते हैं, एक सवाल देख लेते हैं इसमें। जैसे कि मान लीजिए कि सवाल ये है कि एक वेलोसिटी फील्ड ये से दी हुई है, आई ए एक्स स्क्वायर वाई जे पी वाई स्क्वायर जेड टी के सी जेड टी स्क्वायर। ये मान लीजिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेलोसिटी फील्ड है, जो कि एक्स वाई जेड यानी स्पेस कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करती है और समय टाइम टी पे डिपेंड करती है। तो कहते हैं कि डिटरमाइन द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन के लिए आपको जैसा कि मालूम है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्सप्रेशन सिंपल है, कोई ऐसी मुश्किल नहीं है। ये होता है, और कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे इनको, तो ए एक्सिस u बाई टी, और यहाँ पे u आएगा। तो u is this, v is this, and z w is this, v u। तो डेल u बाई डेल टी, ये तो जीरो हो जाएगा, टी तो इसमें कहीं है नहीं। ए एक्स स्क्वायर वाई, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज 2ax y, v is this, u is this, u with respect to x, y is ax square, w
u with respect to z is 0. Therefore this is 2a square x cube y square ab x square y square z. ये हो गया x एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट। इसी तरीके से y एक्सिस के लॉन्ग आप देख सकते हो इसको, उसमें ये यूज होगा। और ये वैल्यूज आप यहाँ पे रख लीजिए आसानी से। तो हम बुक से आपको ये दे देंगे सवाल, और ये एक्सप्रेशंस क्या मिलेंगे, ये सॉल्व करके ऐसे ही ये आपको मिल जाएगा। बी वाई स्क्वायर जेड 2b स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर टी स्क्वायर बी सी जेड वाई स्क्वायर जेड टी क्यूब। और ऐसे ही ये जो कंपोनेंट है आपको मिल जाएगा 2c जेड टी सी स्क्वायर जेड टी पावर 4। दिस ये इस तरीके से एक्सेलरेशन के कंपोनेंट मिल जाएंगे। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि एक्सेलरेशन आप इस पॉइंट पे निकालिए, सपोज 1 1 2 एंड एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, इस तरीके से कुछ दे सकते हैं। तो x y z की वैल्यू रख दीजिए, टाइम को t को 2 रख दीजिए और कंपोनेंट्स आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे भी सवाल बन सकता है। तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा स्ट्रीम लाइंस, पाथ लाइंस, स्ट्रीक लाइंस। इसको हम जो है अगले लेक्चर में देखेंगे।